अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप लोग हमेशा की तरह से देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जो नहीं देख पा रहे उनसे मैं यही कहूंगी वीपीएन लगा लीजिए। न जाने मोदी जी मुझ पे क्यों बिगड़ गए, लेकिन कोई बात नहीं कि मेरा ही चैनल जो है कर दिया। बाकी सब लोग जो भर भर के बुरा भला कहते हैं वो बैठे हुए हैं, यानी उनके चैनल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात है, उनके चैनल को कुछ नहीं हुआ। हम किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, सबके साथ खैरियत ही होनी चाहिए। लेकिन खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। आजकल तो पता है आपको, उसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही न्यूज जो है वो सबसे आगे है। तो जी, टेंशन तो बनी हुई है। हमारे यहाँ भी मिसाइल्स को कपड़ा मारा जा रहा है, साफ किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है चलते भी हैं कि नहीं। लेकिन बात सारी ये है कि इंडिया के मिसाइल्स तो आपको पता ही है, वो तो ऐसे चलते हैं कि जिस वक्त वो अपना कपड़ा वपड़ा मारने के लिए यानी सफाई करने के लिए अपने मिसाइल्स को चेक भी कर रहे होते हैं, तब भी अगर गलती से उड़ जाए तो उड़कर वो चाइना नहीं जाता, वो बांग्लादेश भी नहीं जाता, वो सीधा पाकिस्तान आता है। यानी कि मिसाइल्स को भी पता है कि अगर कहीं भी रखा जाए तो उसको जाना कहाँ है। और हमारे यहाँ भी खैर कुछ हाल ऐसा ही है। हमारे यहाँ भी जी मिसाइल्स को साफ सुथरा किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कुछ पानी शानी मार के उसको तैयार किया जा रहा है कि भाई गौरी, गजनवी और कौन कौन से अब्दाली क्या क्या नाम रखेंगे, भैया तैयार हो जाओ, जे आया गौरी कभी भी आ सकता है। लेकिन खैर, ये बात और है कि पाकिस्तान की पब्लिक और बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो नहीं चाहती कि कोई जंग वंग हो। लेकिन हमारे लोगों को तो आपको पता ही है ना कि जो टीवी पे बैठे होते हैं या मीडिया में बात कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस वो तो ऐसी बात करते हैं कि बस सुनते ही लगता है कि बस जी अभी जंग होने ही वाली है, और अगर जब होगी तो यकीनन लोग जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर और वो सब भूल जाएंगे और सारी जंगें हम यहीं पे लड़ लेंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि तारीफ करूंगी ख्वाजा आसिफ साहब की। ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे कहा कि जी हम तो यहाँ पर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते रहे, ये सब कुछ तो खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया है। लेकिन साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब का ये भी कहना है हिंदुस्तान पाकिस्तान में जंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जी अगर 3-4 दिन खैरियत से निकल गए, मतलब कल का एक दिन निकल गया, 2 दिन बाकी, तो अगर ये 2 दिन भी खैरियत से निकल गए तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि फिर जरा अमन हो जाएगा और फिर खतरा टल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो जी हाँ, सऊदी अरेबिया के बारे में बात ये की जा रही है कि एमबीएस ने जो है वो ऑफर की है और कहा है कि सऊदी अरब जो है वो बीच में आएगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बात कराने, और ये लड़ाई झगड़ा खत्म कराने की कोशिश की जाएगी। यकीनन सऊदी अरब को बीच में आना चाहिए और या दूसरी कंट्रीज जो भी आ सके। लेकिन फिलहाल सऊदी अरब की बात हुई है। इससे पहले आपने ईरान के बारे में भी यकीनन सुना था कि ईरान ने भी कहा था कि वो जी दोनों कंट्रीज के बीच में सुलह करवा सकता है, बातचीत करवा सकता है। और अब कहा है एमबीएस ने। अब एमबीएस को तो हम बहुत मानते हैं, आपको पता है ना, एमबीएस हमें पैसा भी देता है। एमबीएस के हमारे भिखारी भी जाते हैं, कमा कमा कर आते हैं भीख मांगकर। और ये वो भिखारी हैं जो यानी कि जा जाकर दूसरी कंट्रीज में मांगते हैं, वरना पाकिस्तान में भी भिखारियों की कमी नहीं है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन खैर, एमबीएस जो है उन्होंने भी ऑफर की है और लगता ये है कि अब थोड़ा बहुत हमारी दुआ है कि दोनों कंट्रीज जो है वो पूरा मन रहे और एक दूसरे के साथ बातचीत कर ले। लेकिन खैर, बहुत से लोग अभी यहाँ शुरू हो जाएंगे, हमें बात नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी, ऐसे ऐसे कहकर अपनी नाराजगी दिखाएंगे। दिखाना जायज भी है, जाहिर है आप लोगों का हक बनता है। मुझे भी आजकल ट्विटर पे इतनी बाल्टियां भर भर के बुरा भला कहा जा रहा है कि ना पूछे। और हालांकि बहुत से लोग ऐसे जिनके यूट्यूब चैनल भी हैं, जो इंडियन मीडिया पर भी आते हैं, जो बात भी करते हैं, जो हर वक्त एक्टिव भी दिखाई देते हैं, लेकिन न जाने जिस वक्त लोगों ने बुरा भला कहना होता है, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो वो मेरे पीछे काहे को पड़ जाते हैं। मैंने कौन सी आप लोगों की बकरियां चोरी की हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन बात हम करेंगे आज फिर एक बार मरियम नवाज साहिबा की। जी हाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है। मरियम नवाज साहिबा वैसे तो जानते ही हैं आपके, आजकल यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और उसका माहौल बना हुआ, लेकिन उसके बीच बीच में मरियम नवाज फिर भी कोई ऐसी बातें कर देती हैं जिससे हमारे जैसे लोग हंस पड़ते हैं। हालांकि हम बहुत टेंस होते हैं, हाय यूट्यूब चैनल बैन हो गया, ओह इंडिया हमला करने वाला है, ओह मिसाइल चलने वाले हैं, जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। इस टेंशन में मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो यकीनन ऐसी होती हैं जिसको देखकर पाकिस्तानी बहुत खुश होते होंगे या हंसते तो होंगे ही। उनका कहना है कि जी वो एयर पंजाब बनाने जा रही है। जी हाँ, एयर पंजाब बनाने जा रही है, जैसे कि बिलियन ऑफ रुपीज जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के लगेंगे। तो पूछना ये था कि अगर एयर पंजाब आप बना रही हैं, आपके पास इतना पैसा है कि नई एयरलाइन आप खड़ी कर देंगी पाकिस्तान के लिए, तो पीआईए को काहे को नहीं चला लेती मैडम। पीआईए ने क्या किया है? पीआईए तो कब से आपको पता है पाकिस्तान की एयरलाइन है, और आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, तो उसको उसके ऊपर काम कीजिए
और वही पैसा वहां लगा दिया। ये एयर पंजाब, एक तो पता नहीं ये लोगों के दिमागों में ये पंजाब पंजाब क्या घुसा हुआ है। पहले ही लोग जो है भारत से हमारी, कभी कहते हैं पंजाबी फौज है, कभी कहते हैं पंजाबिस्तान है, कभी कहते हैं ये तो पंजाब जो है उसने कब्जा किया हुआ है, पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। बलूचिस्तान के लोग भी नाराज, सिंध भी नाराज, केपीके भी नाराज, और अब मैडम जो है वो कह रही है एयर पंजाब बनानी है। एयर पंजाब किस लिए बनानी है? पाकिस्तान का नाम रखिए ना आप, और सबसे पहले रखिए क्या, पीआईए में भाई इन्वेस्टमेंट पीआईए में कर दीजिए, और पीआईए को किसी तरीके से दोबारा से एक्टिव कर दीजिए। एक जमाने में पीआईए सुना है बड़ी अच्छी हुआ करती थी, और यानी कि उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हुआ करती थी और लोग बड़ी तारीफें किया करते थे। लेकिन अब हाल ये है कि जो आप देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ खैर एक ये वाला जोक सुनाकर वो रुकी नहीं, उन्होंने एक बात और की। उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है। जी हाँ, बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी जो कि लाहौर से पिंडी जाएगी। और उसके बाद ये बात तो ये है कि जी वो जो सी पैक बन रहा है आपका, जो तकरीबन पैक हो गया, और अब तो चाइना ने मेरे ख्याल है उस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। तो वहां पर ML1 जो आप बना रहे थे वो तो आपसे बना नहीं, वो आपने कहा था कि जी तुरखम से जो है वो चलेगा पिशावर तक, और वो अभी तक आपसे बन नहीं पाया। ये इसीलिए मैंने लिख कर रखा है कि तुरखम का नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो जी वो आपने कहा था कि बनाएंगे, वो आपने बनाया नहीं। फिर दूसरी बात, क्या ट्रेन चलाने के लिए हमारे जो ट्रैक है, यानी जो बुलेट ट्रेन आप कह रही हैं कि जो बनाए जाएंगे, चलाई जाएगी, उसके लिए क्या ट्रैक हमारे इतने मजबूत हैं कि वो बुलेट ट्रेन को सह सकें? इसलिए कि हमारे तो अक्सर ट्रैक टूटे हुए होते हैं। अक्सर ही जब शेख रशीद साहब भी जिस जमाने में रेलवे मिनिस्टर थे तब भी यही प्रॉब्लम चल रहा था कि अक्सर ट्रेन के हादसे होते थे, और उसकी रीजन यही थी कि ट्रैक कमजोर थे, अक्सर जगह से ट्रैक टूटे हुए हैं। तो आपको लगता है कि वो बुलेट ट्रेन जो अब चलाने की बात कर रही हैं, उसको, उसके लिए ट्रैक क्या इतने मजबूत हैं कि वो ट्रेन को बर्दाश्त कर सकें, उसकी स्पीड को बर्दाश्त कर सकें, या बस ऐसे ही कहने सुनने की बात है और कहकर और आपने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया? लेकिन बात सारी ये है कि लोग इस तरह की बातों में अब नहीं आ रहे हैं। लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हालत क्या है, यानी यहाँ पर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग परेशान हाल है, और मैडम बना रही हैं बुलेट ट्रेन। और बुलेट ट्रेन भी कैसे, किस तरह के ट्रैक्स के ऊपर? जैसे मैंने कहा ML1 और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सी पैक और कहां कहां पे बनने थे वो तो अभी तक बने नहीं। न जाने पंजाब में बुलेट ट्रेन बनाकर क्या साबित करना चाह रही है, लेकिन बात सारी ये कि क्या वो चल पाएगी वो ट्रेन, ये भी बता दीजिए। अभी भी जो ट्रेन की स्पीड है वो 80 से 90 किलोमीटर होती है, उससे ज्यादा जो है वो स्पीड हमारी ट्रेन नहीं चल पा रही। लेकिन वजह इसके कि उसके ऊपर काम किया जाए, मैडम कह रही है कि जी बुलेट ट्रेन बनाई जाएगी। बहरहाल यहाँ पर इस किस्म के मजाक हमारे मिनिस्टर्स किया ही करते हैं, और ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन बहरहाल अभी बात करेंगे हम, जाहिर है कि हमारे जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जी आजकल उनकी भी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, और अगर भारत ने हमला किया तो हम देख लेंगे जी, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसी किस्म की बातें जो हैं वो मीडिया में बताई जा रही हैं। जाहिर है कि इसी किस्म की बातें करनी भी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि जी हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मगर बात सारी ये है कि ये जो टेंशन हुई है उसको खत्म करने का भी तो कोई तरीका होगा ना शहबाज शरीफ साहब। आखिर ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और ये जो सारे नमूने आपने जमा करके रखे हैं वो आप भारत के हवाले कर क्यों नहीं देते? इसलिए कि वैसे भी अगर आएंगे, और मोदी जी ने कहा कि जी हम चुन चुन के मारेंगे, तो यहाँ आके वो जाहिर है कि वो इन जो टेरर ग्रुप्स हैं या उनके जो आउटफिट्स हैं उन्हीं को ढूंढेंगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और उसके बाद अटैक किया जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि उसमें खामा खाई इतना टाइम भी बर्बाद होगा, इतना पैसा भी बर्बाद होगा, खामा खाई के गोले शोले या बॉम्ब शॉम जो है वो भी बर्बाद होंगे। तो उससे बेटर है इन लोगों को आराम से गाड़ी में बिठाएं। वाघा बॉर्डर बंद है, मुझे मालूम है वाघा बॉर्डर बंद है। आप मुझे यही कहेंगे कि भाई कैसे भेज दें, वाघा बॉर्डर ही बंद कर दिया है भारत ने। तो कोई बात नहीं, जब आप हाफिज सईद को लेके जाएंगे तो मुझे यकीन है कि मोदी जी दरवाजा खोल देंगे और वो कहेंगे आइए, गेट खोल के कहेंगे आइए आइए तशरीफ लाइए। तो ये तो हो ही सकता है। लेकिन बात सारी ये कि अभी अमेरिका जो है एकदम खामोश है। अब अमेरिका की खामोशी जो है वो भी काफी खतरनाक है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पीएम मोदी के साथ, या कह लीजिए कि भारत के साथ जो है अमेरिका के टर्म्स जो हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। लेकिन बात यही है कि अगर इस वक्त भारत जिस पोजीशन पर है, क्या पाकिस्तान भी उसी पोजीशन पर है? हमारे यहाँ तो जी बात यही की जा रही है कि पीएम मोदी अगर अटैक करवाएंगे, यानी कि उनकी फोर्सेस करेंगी, तो हम देख लेंगे, देख तो लेंगे ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है कि हमारे लोग बैठ के मटर छीलते रहेंगे उस वक्त, और ऊपर से गोले गिर रहे होंगे और कहेंगे ठीक है हम अभी मटर छील के उठते हैं। जाहिर है उसका रिप्लाई तो किया जाएगा, लेकिन बात सारी ये है कि उससे बहुत लोगों का नुकसान होगा, बहुत लोगों की जानें जाएंगी, और बहुत पैसे का भी बर्बादी होगी। तो इससे बेहतर है
کہ پاکستان اپنی سائڈ پہ کچھ سوچے اور سمجھے، اور اس کے بعد جو یہ ٹیرر کیمپ آپ نے یہاں پہ بنا کے رکھے ہیں، جو کہ جنرل پرویز مشرف نے کہا تھا کہ جی یہ تو ہم نے کشمیر کے لیے بنائے ہیں، یہ تو ہم نے فلسطین کے لیے بنائے ہیں، تو ایسے میں ان لوگوں کو پکڑ کے اب دے دیجیے، اس لیے کہ کشمیر آپ کو ملنے والا نہیں ہے، یہ میں صاف بتا رہی ہوں کہ جو جموں کشمیر ہے اس کو وہیں رہنے دیجئے، اس کے اوپر جھگڑا بند کر دیجئے، اس لیے کہ جو ادھر کشمیر ہے وہاں کون سی آپ نے دودھ شہر کی نہریں بہا دی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی لے آئیں گے، ادھر دینے والے ادھر جو رہ رہے ہیں ان کو دینے کے لیے آپ کے پاس روٹی ہے نہیں، ان کو بھی وہاں سے بھی یہاں لانا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ والی جو پالیسی ہے نہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو پانی 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 ہو رہا تھا اور کہا جا رہا تھا فرسٹ ڈے سے، جو ہم لوگ کہتے ہیں مودی جی پانی بند کر دیں گے، لیکن اب ہوا یہ کہ مودی جی نے پانی تو بند نہیں کیا، اب تو وہاں پہ یہ کہا جانے لگا ہے کہ ہم نے پانی بند کرنے کو نہیں کہا، ہم نے کہا تھا کہ ہم واٹر ٹریٹی جو اگریمنٹ ہے اس کو کینسل کر دیں گے۔ اب اگر اس کو کینسل کر دیں گے تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے مجھے کیا پتا، آپ لوگوں کو خود پتا ہونا چاہیے، نہیں پتا تو پھر آپ لوگ گوگل کر لیجئے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مودی جی کے جو چینلز وغیرہ جو وہاں کے بھارت کے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی پانی بند نہیں کر رہے، اس کے بجائے جو واٹر ٹریٹی اگریمنٹ ہے وہ صرف کینسل کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر اس سے پانی کا سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ ابھی نہ صحیح، لیکن سردیاں آتے آتے کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر شروع ہو جائیں گی، اور اس میں جو ہے یہ پرابلم پاکستان کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور جو اس وقت گورنمنٹ سپورٹرز ہیں وہ بار بار بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا شوقین میں نے کسی کنٹری کو نہیں دیکھا جو ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہو جنگ کب ہوگی، جنگ کب ہوگی، جنگ کریں مودی جی، جنگ کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، پورے ٹائم یہی لگے ہوئے، ہر طرف دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو وہ جنگ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور کبھی آپ کہیں دیکھیں تو جنگ کے انتظار میں، ٹی وی پہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بس جنگ کے انتظار میں ہے اور بس کب گولے بارود آئیں گے اسی کا ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن امن کی بات کمی لوگ کر رہے ہیں، کمی ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہ شاید ہماری جنریشن نے کوئی جنگ دیکھی نہیں ہے، اس وجہ سے بہت شوقین ہے کہ چلو ہاں دیکھی تھی وہ کارگل والی نا، ہاں مجھے پتا ہے آپ لوگ کہیں گے وہ کارگل والی کے وقت کیا ہوا تھا، تو لیکن وہ کارگل والی ہم لوگ بھول بھال گئے یار، کہاں یاد ہے۔ ہاں ہمارے جو وہ کئی انڈین دوست ہیں انہوں نے تو خیر بک وغیرہ بھی لکھی ہے، میرے پاس ہے بھی ان کی بکس جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں، بہت زبردست بکس جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں کارگل پہ بھی اور کشمیر کے اوپر بھی۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں اور ٹی وی پر دونوں طرف ٹی وی چینلز کے اوپر جو شوقین بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کے کہ جنگ ہو جانی چاہیے، میرے خیال ہے سب سے پہلے تو انہی کو جو ہے وہ بارڈر پہ بھیج دینا چاہیے، ہمارے یہاں سے بھی اور بھارت سے بھی، کہ جاؤ بھیا جا کرنا تم لوگ، سب سے پہلے تم لوگ سٹارٹ کرو، وہاں پہ ہم لوگ پیچھے سے فورسز بھی آ جائیں گی، لیکن سب سے پہلے یہ جتنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جو گولیاں چلا رہے ہیں اور جتنے ٹی وی پر بیٹھ کر اور ان کو لگ رہا ہے کہ بس جی جنگ ہو جانی چاہیے، تو سب سے پہلے جنگ کے شوقین جو ہے نا ان کو بارڈر پہ بھیج دیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جنگ اصل میں کیا ہوتی ہے۔ لیکن بات ساری یہ کہ کیوں کسی کی جان لینا، آپ دیکھیے اسرائیل اور غزہ کی جنگ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف رشیا یوکرین کی جنگ جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لگتا ہے کہ جنگ ہو جانی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ میجورٹی ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کی نہ فیملیز یہاں رہتی ہیں نہ وہ خود یہاں رہنے والے ہیں، تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت اٹیک کر دے یا افغانستان اٹیک کر دے یا کچھ بھی ہو جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف افغانستان کی جیسے میں نے بات کی تو پہلے ہی افغانستان کی سائڈ پہ پاکستان آلریڈی ٹی ٹی پی کو جھیل رہا ہے، بار بار وہاں سے اٹیکس چل رہے ہیں، اور وہ تو یہ بھی خیال نہیں کر رہے کہ اب بھارت بھی ہمیں دھمکی دے رہا ہے تو بھیا 2 دن کے لیے بیٹھ جاؤ، لیکن نہیں، ٹی ٹی پی والے روز آتے ہیں کان کے نیچے تو لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ارے یار یہ کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، ہم ایک ٹائم پہ ایک ہی جگہ لڑ سکتے نا، اب ہم ادھر افغانستان میں بھی لڑ رہے ہیں، ہم ادھر بلوچستان میں بھی لڑ رہے ہیں، ہم یہاں پہ بھی لڑ رہے ہیں، بھارت کی طرف سے بھی جو ہے وہ بارڈر جو ہے اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں پر بھی لڑائی جھگڑا جو ہے اس کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو پرواہی کوئی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے بس ٹھیک ہے جی چلو لگے رہو۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، یہ تو لوگوں کو ماننا ہی پڑے گا، آپ مانیے یا نہ مانیے لیکن نقصان ہوتا ہے، اور یقیناً اس چیز کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، ضرور سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کا کوئی علاج کہہ رہی ہوں کیا، یقیناً اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے اور اسی سے بچا جا سکتا ہے۔ حنیف عباسی صاحب بھی منسٹر ہیں، حنیف عباسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بھارت تم ہمارا پانی بند کرو گے ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے۔ یہ سوشل میڈیا پر ان کا یہ سٹیٹمنٹ بہت چل رہا ہے اور پاکستانی پوچھ رہے ہیں مگر کیسے،
मतलब आप वहां का उनका भारत में लोगों का सांस कैसे बंद कर देंगे अगर उन्होंने पानी बंद कर दिया? पानी बंद करना तो मुझे समझ में आ रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से पानी को रोक लेंगे, कम कर देंगे, नहीं आने देंगे, किसी कुछ कुछ सोचा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आप सांस बंद कर देंगे, वो कैसे? मतलब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हमारे यहाँ किस किस्म के माइंडसेट के लोग रहते हैं। मतलब हर वक्त जो है वो मारने मरने पे तुले रहते हैं। कोई कहता है जी हम खून की नदियां बहा देंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी वो कह रहे थे जी आप हमारा पानी बंद करोगे, हम खून की नदियां बहा देंगे। यार वो कैसे बांधोगे और वो क्यों बांधोगे? मतलब कुछ भी, यानी इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना जिहादी माइंडसेट है या किस तरह का माइंडसेट है कि टेररिज्म ही मैं कहूंगी एक तरह का होता है कि आपके दिमाग में भरा है कि आप दूसरे को कह रहे हैं हम आपकी सांसें बंद कर देंगे, यानी क्या करेंगे? ऑक्सीजन कैसे बंद करेंगे इतने बड़े भारत की, ये तो बता दीजिए। और क्यों? यानी हर चीज पे जो है वो मरने मारने पे तुले हुए। हर वक्त हमारे लोग कहते रहते हैं हमारे पास पाव पाव के बम है, हमारे पास एटम बम है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे साथ पंगा नहीं लिया जा सकता। तो भाई न्यूक्लियर पावर होते हुए भी तो आपको कई बार आपकी ये हालत हुई हुई है कि आप वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो कि इस वक्त जैसे कहना चाहिए कि सबसे कम एजुकेशन जिनकी है उसमें आप मेरे ख्याल 17 नंबर के ऊपर है 25 टॉप 25 कंट्रीज में, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो स्कूल कॉलेज नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते, और उसमें 25 कंट्रीज में पाकिस्तान का 17 नंबर पे पाकिस्तान है। यानी ये एटम बम और न्यूक्लियर पावर होने के बाद आपका ये हाल है, और न्यूक्लियर पावर वाली वाहिद कंट्री है जो उस लिस्ट में। आप बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है, आपके पास एटम बम है, आप पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन आप पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं। आपके लोग पकड़ पकड़ के निकाले जा रहे हैं सऊदी अरब से, यूएई से, कि जो भीख मांग रहे हैं। अरे इस तरफ फोकस कीजिए ना, क्यों हर वक्त एटम बम की धमकियां सबको देते रहते हैं? शायद ये वाहिद कंट्री है जो सारा दिन बैठकर लोगों को यही बताते रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एटम बम है। हम इस्लामिक कंट्री की सबसे पहली या कह लीजिए वाहिद जो है वो न्यूक्लियर पावर है। इसी तरह की बातें, बावली बातें कर करके इन्होंने सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया, और लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल नॉन सीरियस गवर्नमेंट बैठी हुई है, नॉन सीरियस लोग हैं जो कोई भी बात करते हैं, कुछ भी करते हैं। अरे कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम कर लीजिए। आपके यहाँ के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा एजुकेशनिस्ट बल्कि बताते हैं, बड़ा इंटेलेक्चुअल बताते हैं, और ये बताते हैं, मीडिया में भी हैं, और समझते हैं कि जी हमसे ज्यादा बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता। अगर आप उनकी ट्वीट्स देखें तो आप सर पीट के रह जाएंगे कि ये जाहिल लोग किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हैं। उनकी ट्वीट्स से ही अंदाजा हो जाता है, जिस तरह का वो क्रिटिसाइज अपने लोगों के ऊपर करते हैं वो भी देखकर आपको उसका कोई सर पैर कुछ नहीं मिलता। और ये वही लोग हैं बेचारे जो जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, और अगर किसी दूसरे ने अपनी मेहनत से कुछ अचीव किया है तो ये बैठ कर रोते रहते हैं और चाहते हैं कि उसको भी हम गिरा दें। लेकिन बात सारी है, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान को अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर 10 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, फॉरेन पॉलिसी और कई चीजें। इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका हो गया या बड़ी कंट्रीज हो गई, उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने का अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाँ, कुछ छोटी मोटी कंट्रीज जो है वो जरूर पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, इसलिए कि उनकी मजबूरी है। वो भारत उनके साथ खड़ी होंगी तो कोई खास दिखेंगी नहीं, हमारे साथ खड़ी होंगी तो उनका कद अपने आप ही ऊंचा हो जाता है। इसलिए कि जाहिर है हमारे साथ जो भी खड़ा होता है वो हमसे तो बेटर ही लग रहा होता है। लेकिन बात सारी है, इस पे कोई बुरा ना मनाए प्लीज, कोई दिल पे ना ले मेरी बात को। और मैं बात सिर्फ इतनी कर रही हूँ, कंट्री के लिए कुछ बेहतर कर लीजिए। ये लड़ाई झगड़े किसी काम के नहीं है। ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और दूसरे जो नमूने आपने बिठा के रखे हैं, इनको हवाले कर दीजिए भारत के। आपकी कंट्री में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। ये जो कुछ आपको करना पड़ रहा है ना, जो कुछ हो रहा है आपके पड़ोसियों के साथ, उसमें ज्यादा हाथ इन लोगों का है। लेकिन उनका क्या करें जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता। आप तो जानते ही है ना, आजकल तो वैसे ही इतना प्रॉब्लम है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम फिर आएंगे और दोबारा से कुछ खा पी के हिम्मत करके आएंगे और फिर बोलेंगे। लेकिन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दुआ कीजिए दोनों कंट्रीज में अमन रहे और लोगों की जाने ना जाए, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे इन प्रॉब्लम से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे।